हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी यानी कि मेरे प्यारे बच्चों का भूगोल का चैप्टर 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि का। आज हम एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस चैप्टर से हम जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे, इससे बाहर आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन का आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही कि मेरे प्यारे बच्चों, विश्व में यानी कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप कौन सा है। आपको विश्व में टोटल कितने 7 महाद्वीप है, जिसमें से आपको कौन सा महाद्वीप में यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या निवास करते हैं, यानी कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप कौन है। ऑप्शन ए में ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन बी में उत्तरी अमेरिका, या ऑप्शन सी में एशिया, या ऑप्शन डी में अफ्रीका। आपको बतलाना है कि विश्व के अधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप कौन है, यानी कि किन महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करता है। ऑप्शन ए में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या ऑप्शन बी में उत्तरी अमेरिका, और ऑप्शन बी में सी, या ऑप्शन डी में अफ्रीका। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। यानी कि एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ, एशिया महाद्वीप में निवास करता है। तो आपको 1 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। तो चलिए फिर आपका दूसरा क्वेश्चन यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी यानी कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, प्रवासी किसे कहा जाता है, जो व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान को दूसरे यानी कि अपने मूल स्थान को किसी कारण बस छोड़कर वो दूसरे स्थान पर चले जाते, तो वहाँ के लिए क्या हो जाता है, प्रवासी हो जाते हैं। यानी कि प्रवासी जो नया स्थान यानी कि मेरे प्यारे बच्चों गंतव्य स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी कि वह उस स्थान के लिए क्या कहलाते हैं, अप्रवासी कहलाता है, या उत्प्रवासी, या ऑप्शन सी में है ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रवासी यानी कि जो अपने मूल स्थान को छोड़कर नए स्थान यानी कि गंतव्य स्थान पर जाते तो क्या कहलाते हैं, अप्रवासी। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अप्रवासी यानी कि वो दूसरे स्थान से आया है, उसको क्या अप्रवासी कहा जाता है। और उत्प्रवासी किसे कहा जाता है, जो अपने जन्म स्थान को छोड़कर जाता है, और जिस जन्म स्थान को छोड़ता है ना तो उस स्थान के लिए क्या हो जाता है, उत्प्रवासी होता है। और जो नए स्थान पर जाता है उस स्थान के लिए वो क्या कहलाता है, अप्रवासी कहलाता है। आपको 2 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अप्रवासी हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, अप्रवासी हो जाएगा। चलिए फिर आपका दूसरा यानी कि मेरे प्यारे बच्चों फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों कौन से। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण यानी कि किन्हीं क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा फैला हुआ है, किन्हीं क्षेत्र में जनसंख्या कम फैला हुआ है, तो उनके प्रभावित करने वाले कारकों में से यानी कि कारक कौन से है, जनसंख्या वितरण को न प्रभावित करने वाले कारक कौन से है। ऑप्शन ए में जलवायु है यानी कि क्लाइमेट है, ऑप्शन बी में मृदा के मतलब आप समझ सकते हैं मिट्टिया या मिट्टी समझ सकते हैं, और ऑप्शन सी में जल की उपलब्धता यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जिन क्षेत्र में जल की उपलब्धता होगा उन क्षेत्र में भी जनसंख्या यानी कि जल का उपलब्धता यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी में आपका जल का उपलब्धता, या ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी है ना जनसंख्या वितरण को न प्रभावित करने वाले कारकों में से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जलवायु, मृदाएं, जल की उपलब्धता, और डी में है इनमें से सभी है ना जो जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से माना जाता है। तो चलिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आपको बतलाना है कि विश्व में सभी देश है ना, तो उसमें से एक आपका भारत देश भी है। तो भारत देश का ना जनसंख्या की यानी कि जनसंख्या के दृष्टि से ना भारत देश का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए में आपका पहला स्थान, या ऑप्शन बी में दूसरा स्थान, या ऑप्शन सी में है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा स्थान, या ऑप्शन डी में है चौथा स्थान। तो भारत का यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से भारत का कैमा स्थान है, पहला स्थान है। तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला, यानी कि फर्स्ट
फर्स्ट स्थान यानी कि पहला स्थान है भारत के जनसंख्या के दृष्टि से, है भारत का प्रथम स्थान है जनसंख्या के दृष्टि से। तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट स्थान है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों विश्व में यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आपको बतलाना है कि विश्व में ना किन सर्वाधिक यानी कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित यानी कि केंद्रित का मतलब होता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या निवास किन क्षेत्रों में करता है। तो आपका ऑप्शन ए में पर्वतीय क्षेत्र, या ऑप्शन बी में पठारी क्षेत्र, या ऑप्शन सी में है मैदानी क्षेत्र, या ऑप्शन डी में मरुस्थलीय क्षेत्र। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों को बतलाना है कि विश्व में सर्वाधिक यानी कि अधिक सघन जनसंख्या किन क्षेत्र में निवास करते हैं यानी कि केंद्रित है। तो ऑप्शन ए में पर्वतीय क्षेत्र होगा, या ऑप्शन बी में मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी में आपको पठारी क्षेत्र, या ऑप्शन डी में है मैदानी क्षेत्र, या ऑप्शन डी में मरुस्थलीय क्षेत्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर केंद्रित है, मैदानी क्षेत्र। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आपको समतल भूमि पर ज़्यादा जनसंख्या सघन मिलता है यानी कि सर्वाधिक निवास करता है किन क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में। तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से यानी कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या परिवर्तन का कौन सा एक कारक नहीं। जनसंख्या परिवर्तन का मतलब तो आप जानते हैं कि किन्हीं देश या किसी इलाका का जो जनसंख्या के जो संख्या में जो बदलाव होता है ना उसी को क्या जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। तो वही कि जनसंख्या परिवर्तन का कौन सा एक कारक नहीं है। ऑप्शन ए में प्रवास है, या ऑप्शन बी में जन्म, यानी ऑप्शन बी में है सी यानी कि ऑप्शन सी में मृत्यु, और ऑप्शन डी में आवास। यानी कि जनसंख्या के परिवर्तन का कौन सा एक कारक नहीं है। तो आपको प्रवास भी है जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक, और ऑप्शन बी में है जन्म दर यानी कि जन्म भी है जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है, और मृत्यु भी है। लेकिन ऑप्शन डी में जो आवास है ये जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आवास। यानी कि जनसंख्या परिवर्तन का कौन सा एक कारक नहीं, आवास नहीं। और प्रवास और जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य 3 घटक होते हैं। तो इन तीनों जनसंख्या परिवर्तन का कारक है लेकिन आवास नहीं है। तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवास। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी यानी कि उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में प्रवास के लिए, ऑप्शन बी में भू निम्नीकरण के लिए, ऑप्शन सी में वायु प्रदूषण के लिए, या ऑप्शन डी में गंदी बस्तियों के लिए। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में किसके लिए उत्तरदायी है, प्रवास के लिए। तो आपको 7 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों प्रवास के लिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी किसके लिए, प्रवास के लिए है। तो आपको 7 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यानी कि मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कौन सा एक महाद्वीप यानी कि 7 महाद्वीप है ना, तो उसमें से कौन सा एक महाद्वीप है जहां पर जनसंख्या वृद्धि यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जन्म दर सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा है, किस महाद्वीप में। ऑप्शन ए में एशिया में, या ऑप्शन बी में अफ्रीका, या ऑप्शन सी में दक्षिणी अमेरिका, और या ऑप्शन डी में उत्तरी अमेरिका। तो किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, अफ्रीका में। तो आपको 8 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। किन महाद्वीप में, अफ्रीका में है। आपको आंसर नंबर 2 हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं, यानी कि आपको बतलाना है कि विरल जनसंख्या वाला कौन सा एक क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या का मतलब होता है कि कम जनसंख्या वाला कौन सा एक क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए में अटकमा मरुस्थल क्षेत्र, या ये जो है ना अटकमा मरुस्थलीय क्षेत्र किस में, उत्तरी महाद्वीप में आता है। चिली एक उत्तरी महाद्वीप में एक चिली क्षेत्र रहता है ना, उसी के आसपास से अटकमा मरुस्थलीय क्षेत्र। और ऑप्शन बी में भूमध्य रेखीय प्रदेश यानी कि
किन प्रदेश में ना विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी कि कौन सा एक प्रदेश है ना जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन सी में क्या दक्षिण पूर्व एशिया, या ऑप्शन डी में ध्रुवीय प्रदेश। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या विरल जनसंख्या यानी कि कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया है ना इस सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो आपको 9 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रवास का प्रतिकर्ष, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन एक प्रवास का है ना प्रतिकर्ष कारक नहीं। प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्ष कारक में प्रवास के ना प्रतिकर्ष कारक में वो सभी कारक सम्मिलित होते जो ना मनुष्य को यानी कि जो व्यक्ति को ना अपना मूल स्थान यानी कि अपना जन्म स्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है, यानी कि वाद कर देता है। यानी कौन सा कारण मजबूर को मनुष्य को ना अपना जन्म स्थान छोड़ने के लिए क्या वाद करता है, यानी कि मजबूर करता है। ऑप्शन ए में जलाभाव यानी कि जलाभाव हो जाएगा, ऑप्शन बी में है बेरोजगारी होगा, या ऑप्शन सी में है चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधा, या ऑप्शन डी में महामारी। तो मनुष्य को ना यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य को प्रवास के ना यानी कि मनुष्य को ना अपना निवास स्थान यानी कि अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए कौन सा कारक मजबूर नहीं करता है। तो ये होता है आपको चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधा। मनुष्य को ना अपना जीवन यानी कि मनुष्य को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए कौन सा एक कारण मजबूर नहीं करता, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं हो जाएगा। लेकिन ये जलाभाव और बेरोजगारी और महामारी ये मनुष्य को ना अपना प्रवास यानी कि अपना निवास स्थान को ना छोड़ने के लिए क्या मजबूर कर देता है। तो आपको 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रवास का ना प्रतिकर्ष कारक नहीं। यानी कि प्रतिकर्ष कारक का मतलब ही होता है कि मनुष्य को ना अपना वैसा कारक जो मनुष्य को ना अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करता है, मजबूर नहीं करता है। वो कौन सा कारक है, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधा है। चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधा हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 नंबर यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा, यानी कि जनसंख्या वितरण ये वितरण को प्रभावित यानी कि जनसंख्या वितरण का मतलब क्या था, जनसंख्या किस प्रकार से विश्व में फैली हुई, तो उनको जो फैला है ना उसको प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट कारक कौन सा है, फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है। ऑप्शन ए में स्थलाकृति यानी कि मेरे प्यारे बच्चों स्थलाकृति का मतलब होता है कि मिट्टिया का आकार, या ऑप्शन बी में मिट्टिया, या ऑप्शन सी में प्राकृतिक वनस्पति, या ऑप्शन डी में जलवायु यानी कि क्लाइमेट। तो जनसंख्या यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या है ना, जनसंख्या के ना वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, जलवायु यानी कि क्लाइमेट। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जिन क्षेत्र का ना जनसंख्या अधिक गर्म होगा या अधिक ठंड होगा तो उन क्षेत्र में क्या जनसंख्या नहीं बसेगा। लेकिन जिन क्षेत्र का जनसंख्या यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जिन क्षेत्र का क्लाइमेट यानी कि जलवायु समशीतोष्ण होगा उन क्षेत्र में क्या जनसंख्या अधिक निवास करेगा। तो क्या होगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, जलवायु होता है। लेकिन स्थलाकृति यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पहाड़ पर यानी कि स्थलाकृति यानी कि मिट्टिया के आकार यानी कि पहाड़ पर भी लोग बस सकता है, यानी कि पहाड़ पठार सभी पर बस सकता है। जलोढ़ मिट्टी यानी कि किसी प्रकार के मिट्टी पर लोग अपना निवास कर सकता है, और प्राकृतिक वनस्पति में भी कर सकता है। लेकिन जिन क्षेत्र का जलवायु अधिक गर्म हो या अधिक ठंडा हो उन क्षेत्र में क्या व्यक्ति नहीं निवास कर सकता है। तो यही होता है कि जनसंख्या वितरण को ना प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक किसको माना जाता है, जलवायु के यानी कि क्लाइमेट को माना जाता है। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्लाइमेट यानी कि जलवायु हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों
चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाया जाता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अमेजन नदी बेसिन में ना किस तरह की जनसंख्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में सघन जनसंख्या, या ऑप्शन बी में साधारण जनसंख्या, या ऑप्शन सी में विरल जनसंख्या, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं से। आपको बतलाना है कि अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाया जाता है। सघन जनसंख्या का मतलब होता है अधिक जनसंख्या, और साधारण का मतलब होता है कि मध्यम जनसंख्या किन क्षेत्रों में पाया जाता है, और विरल का मतलब होता है कि कम जनसंख्या किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो अमेजन नदी बेसिन में ना किस तरह की जनसंख्या पाया जाता है, विरल जनसंख्या, यानी कि कम जनसंख्या पाया जाता है। तो आपको 12 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विरल जनसंख्या हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या के आकार, यानी कि जनसंख्या के आकार के अनुसार विश्व का, यानी कि जनसंख्या के अनुसार, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन है। ऑप्शन ए में संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अमेरिका है, या ऑप्शन बी में क्या रूस है, या ऑप्शन सी में चीन है, या ऑप्शन डी में है भारत। तो जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका प्यारा, यानी कि आपका हमारा प्यारा सा देश भारत है। तो आपको 13 नंबर यानी कि क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि भारत हो जाएगा। और वहीं पर आपको पूछ देगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सब, यानी कि वहीं पर आपको पूछ देगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपको क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या के आकार के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम जनसंख्या घनत्व वाला नहीं, यानी कि कौन सा क्षेत्र है ना जो कम जनसंख्या घनत्व वाला नहीं है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, मैं इसको आपको अच्छी से एक्सप्लेन किया एक्सप्लेनेशन वीडियो में। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि मेरे प्यारे बच्चों किसी प्रदेश या क्षेत्र के उनके प्रति, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों किसी भी प्रदेश या इलाका के उनके कुल क्षेत्रफल के ना उनके प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर कितना व्यक्ति निवास करता है, उसे क्या जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो वही एक निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है ना कम जनसंख्या, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कम जनसंख्या घनत्व वाला नहीं है। यहाँ पर आपको पूछा गया कि कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए में अटाकामा क्षेत्र, या ऑप्शन बी में दक्षिणी पूर्वी एशिया, या ऑप्शन सी में विषुवतीय प्रदेश, या ऑप्शन डी में क्या ध्रुवीय प्रदेश। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र है ना कम जनसंख्या घनत्व वाला नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी एशिया है ना अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। तो आपको 14 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिणी पूर्व एशिया हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा दक्षिणी पूर्व एशिया। ये क्या है, अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों प्रवास, यानी कि प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों प्रवास के कारण, यानी कि प्रवास का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने जाते हैं उसी प्रक्रिया को क्या प्रवास कहते हैं। वही है कि प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से, यानी कि अलग अलग स्थानों से न लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है उस स्थान पर आने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति नए स्थान पर जाते हैं ना उसे क्या कहते हैं, अप्रवासी कहते हैं, या उत्प्रवासी कहते हैं, या अपकर्ष कारक कहते हैं, या प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। तो प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हो तो उसे क्या कहते हैं, अप्रवासी कहते हैं। तो आपको 15 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अप्रवासी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों 21वीं शताब्दी में के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज किया गया लगभग कितना। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 21वीं शताब्दी का मतलब होता है कि मेरे प्यारे बच्चों 2000 वर्ष 2001 से लेकर 2100 ईस्वी तक को हम कितने 21वीं शताब्दी में बोलते हैं। यानी कि 21वीं शताब्दी का मतलब होता है कि वर्ष 2001 से लेकर 2100 ईस्वी तक, यानी कि 100 साल के ना एक शताब्दी, यानी कि 100 साल को ना शताब्दी बोला जाता है या सदी बोला जाता है। शताब्दी का मतलब भी वही होता है और सदी का मतलब भी वही। तो आपको शताब्दी या सदी में आपको कंफ्यूजन नहीं
नहीं, यानी कि शताब्दी का मतलब होता है कि मेरे प्यारे बच्चों 100 वर्ष को ना एक शताब्दी बोला जाता है। वही कि 21वीं शताब्दी, यानी कि 21वीं शताब्दी के ना प्रारंभ यानी कि शुरुआती समय में ना विश्व की जनसंख्या दर्ज किया गया था। लगभग कितना किया गया था, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों वर्ष 2001 या वर्ष 2000 कितना, वर्ष 2001 या वर्ष 2002 या वर्ष 2003 के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज किया गया था, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पूरे विश्व की जनसंख्या कितना दर्ज किया गया था। ऑप्शन ए में 500 करोड़ या ऑप्शन सी में 530 करोड़ या ऑप्शन सी में 600 करोड़ या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 21वीं शताब्दी के न प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितना दर्ज किया गया था, 600 करोड़ किया गया था। तो आपको 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 600 करोड़ हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से, यानी कि निम्न में से कौन फूल आकर्षक फैक्टर नहीं, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से कौन एक है ना जो फूल आकर्षक फैक्टर नहीं। आकर्षक फैक्टर का मतलब होता है कि प्रवासी को ना अपनी ओर आकर्षित करता है, उनमें से कौन सा फैक्टर है, यानी कि निम्न में से, यानी कि निम्न में से कौन है ना फूल आकर्षक फैक्टर, यानी कि प्रवासी को ना, यानी कि व्यक्ति को अपने निवास स्थान को ना छोड़ने के लिए मजबूर करता है। कौन सा आकर्षक फैक्टर, यानी कि अपने ओर खींचता है। ऑप्शन ए में निम्न अर्थव्यवस्था, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों किसी देश का निम्न अर्थव्यवस्था, या ऑप्शन बी में बेरोजगारी, या ऑप्शन सी में आपको युद्ध, यानी कि युद्ध है, या ऑप्शन डी में रोजगार के अवसर। ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा, रोजगार के अवसर। तो निम्न में से कौन है ना, यानी कि कौन फूल आकर्षक फैक्टर हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित करता है, तो रोजगार के अवसर हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों रोजगार के अवसर है ना लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने निवास स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है अपनी ओर, यानी कि अपनी ओर खींचता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रोजगार के अवसर, यानी कि जिन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ज्यादातर प्राप्त होगा उन्हीं क्षेत्र में क्या जनसंख्या ज्यादा निवास करेगा, और उन्हीं क्षेत्र के ओर जनसंख्या अपना पलायन करके, यानी कि अपना निवास स्थान को छोड़कर पलायन करके उसी क्षेत्र में वो निवास करेगा। तो यानी कि अपनी ओर आकर्षित कौन करता है, रोजगार के अवसर, यानी कि जिन क्षेत्रों में रोजगार की प्राप्ति होता है उन क्षेत्रों में क्या जनसंख्या अधिक बसता है और उसी ओर आकर्षित हो जाता है। तो चलिए आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रोजगार के अवसर। यहाँ पर आपको बतलाना है कि किस द्वीप में न सबसे यानी कि मेरे प्यारे बच्चों किस द्वीप में न सर्वाधिक, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए में जावा द्वीप, या ऑप्शन बी में सुमात्रा द्वीप, या ऑप्शन बी में बोर्नियो द्वीप, या ऑप्शन सी में है सीबी यानी कि सिलेबिस द्वीप। तो किस महाद्वीप में, यानी कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यानी कि किस द्वीप में सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि जावा द्वीप है ना उसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो आपको 18 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जावा द्वीप हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों किस वर्ष, यानी कि कौन सा ईयर में ना कौन सा साल में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी, यानी कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या, यानी कि पूरे विश्व की जनसंख्या है ना 6 अरब तक पहुंच गया था। ऑप्शन ए में 1750 ईस्वी में, या ऑप्शन बी में 1975 ईस्वी में, या ऑप्शन सी में 1830 ईस्वी में, या ऑप्शन डी में 1929 ईस्वी में। तो किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब पहुंच गए थे, 1929 ईस्वी में। तो आपको 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1929 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी 6 अरब पहुंच गया था। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या के आकार के अनुसार, यानी कि जनसंख्या के आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या के आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय यानी कि विश्व का दूसरा स्थान रखने वाला महाद्वीप कौन सा। विश्व में ना जनसंख्या के आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय यानी कि द्वितीय स्थान रखने वाले महाद्वीप कौन सा है। आपका प्रथम स्थान कौन रखता है जनसंख्या के दृष्टि से महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप प्रथम स्थान रखता है। दूसरा यानी कि
दूसरा स्थान कौन रखता है? अफ्रीका महाद्वीप। तो आपको 20 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। जनसंख्या के आकार के अनुसार विश्व का ना द्वितीय यानी कि द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप, यानी कि जनसंख्या के आकार के अनुसार विश्व का ना द्वितीय महाद्वीप यानी कि द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। यानी कि इसमें द्वितीय महाद्वीप यानी कि दूसरा स्थान पर जनसंख्या के आकार के अनुसार ये अफ्रीका महाद्वीप है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर में निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं? जन स्थानांतरण का मतलब होता है कि मेरे प्यारे बच्चों जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसे क्या जन स्थानांतरण यानी कि स्थानांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना जाता है तो उसे क्या जन स्थानांतरण यानी कि लोगों को एक स्थान से न दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को क्या जन स्थानांतरण। जन का मतलब होता है लोग और स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को क्या जन यानी कि लोगों का स्थानांतरण कहा जाता है। तो वही आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक यानी कि कौन एक है ना जो जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं? अपकर्ष कारक का मतलब होता है वैसा कारक जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है यानी कि अपने ओर खींचता है अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए। तो ऑप्शन ए में रहन सहन के निम्न दशा यानी कि मेरे प्यारे बच्चों रहन सहन के क्या निम्न दशा, या ऑप्शन बी में रहन सहन की अच्छी दशा है, या ऑप्शन सी में शांति एवं अस्थायित्व यानी कि शांति एवं आपको अस्तित्व हो गया यानी कि अस्थायित्व हो गया। ऑप्शन डी में अनुकूल जलवायु। तो निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? रहन सहन के क्या निम्न दशाएं हो जाएगा। आपका 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रहन सहन के निम्न दशाएं यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रहन सहन के निम्न दशाएं हो जाएगा। और ऑप्शन बी में है ना रहन सहन की अच्छी दशा है क्या अपकर्ष कारक के अंतर्गत आता है, और शांति एवं अस्तित्व भी अपकर्ष कारक के अंतर्गत आता है, और अनुकूल जलवायु भी अपकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। और ये जो रहन सहन के निम्न दशाएं है ना जो क्या प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। तो आपको 21 नंबर क्वेश्चन का आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रहन सहन के निम्न दशाएं हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि विश्व में यानी कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया महाद्वीप में निवास करता है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विश्व में है ना टोटल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग है ना कितना प्रतिशत लोग एशिया में क्या एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं यानी कि एशिया महाद्वीप में रहते हैं। ऑप्शन ए में 60% लोग, या ऑप्शन बी में कितना ऑप्शन ए में आपको 40%, या ऑप्शन बी में 60%, या ऑप्शन सी में 50%, या ऑप्शन डी में कितनी 25%। तो विश्व के यानी कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया महाद्वीप में निवास करता है? तो आपको क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 60%। आपको एग्जाम में 60 दे दे या 58 दे दे, आपको दोनों में से एक देगा तो आपको अगर 60 देगा तो आपको 60% लगाना है, अगर आपको 58% देगा तो आपको 58% लगाना। तो विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया महाद्वीप में निवास करता है? यानी कि 60% भाग एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 60% हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला नहीं? यानी कि कौन सा एक क्षेत्र है ना सघन जनसंख्या का मतलब होता है वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है यानी कि अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए में दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन बी में भूमध्य रेखीय प्रदेश, या ऑप्शन सी में ध्रुवीय प्रदेश, या ऑप्शन डी में मरुस्थलीय क्षेत्र। तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा एक है? यानी कि निम्न में से न कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ये है मरुस्थलीय क्षेत्र रहता है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ध्रुव प्रदेश में विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र और भूमध्य रेखीय प्रदेश में विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। लेकिन आपको ए नंबर में है जो दक्षिण पूर्वी एशिया है ना सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो आपको 23 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र यानी कि मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, या निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो निम्न में से कौन विरल जनसंख्या वाला, विरल का मतलब होता है कि कम जनसंख्या वाला
क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए में क्या पश्चिमी यूरोप, या ऑप्शन बी में क्या दक्षिणी पूर्वी एशिया, या ऑप्शन सी में क्या उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य की अमेरिका, या ऑप्शन डी में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या यानी कि कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों, विश्व के यानी कि विश्व के 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पर क्या निवासित है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, विश्व क्या है ना 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल यानी कि कितने प्रतिशत न भूभाग पर क्या निवासित है? निवासित का मतलब कितने प्रतिशत भूभाग पर रहते हैं। ऑप्शन ए में 5%, या ऑप्शन बी में 10%, या ऑप्शन सी में कितने 20%, या ऑप्शन डी में 30%। तो विश्व क्या है ना यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, विश्व के 90% जनसंख्या यानी कि 90% जनसंख्या कितनी यानी कि 90% जनसंख्या कितने स्थल यानी कि 90% जनसंख्या है ना स्थल पर निवास करता है। यानी कि विश्व की 90% जनसंख्या है ना कितने प्रतिशत स्थल पर निवास करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 10% स्थल पर ना विश्व की 90% जनसंख्या निवास करता है। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझो विश्व में ना टोटल 1000 व्यक्ति है, 1000 व्यक्ति है ना, तो विश्व के ना ये 10% स्थल पर क्या यानी कि 1000 व्यक्ति है ना विश्व में टोटल, तो 900 व्यक्ति यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 900 व्यक्ति है ना जो विश्व के ना 10% भूभाग पर निवास करता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 90% व्यक्ति है ना विश्व के कितने 10% भूभाग पर निवास करता है। तो आपको 25 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से यानी कि निम्न में से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, जनांकीय संक्रमण की कौन सा एक प्रथम अवस्था का संकेत देते हैं? यानी कि जनांकीय संक्रमण जो सिद्धांत होता है ना उनके प्रथम अवस्था को कौन बतलाता है? ऑप्शन ए में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, या ऑप्शन बी में उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, या ऑप्शन सी में चलिए क्या देख लेते हैं। ऑप्शन सी में स्थिर जन्म दर एवं मृत्यु दर, ऑप्शन डी में निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था का क्या संकेत देता है? तो संकेत देता है तो उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर है ना जो जनांकीय संक्रमण के प्रथम अवस्था की ओर संकेत देता है। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर हो जाएगा। और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के कितनी 3 अवस्था होते हैं? यानी कि इनका टोटल 3 अवस्था होता है, प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। यानी कि इन तीनों अवस्था को आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सही नहीं? यहाँ पर आपको बतलाना है कि निम्न में से ना कौन सा एक तत्व क्या सही नहीं यानी कि कौन सा एक तत्व गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। यानी कि विगत 500 वर्षों में मानव की कुल जनसंख्या कितनी 10 गुना से अधिक बढ़ी है। या ऑप्शन बी में 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। या ऑप्शन सी में जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में क्या जनसंख्या वृद्धि उच्च होता है। तो यहाँ पर आपको गलत यानी कि ये तथ्य जो है गलत, यानी कि जनांकीय संक्रमण के न प्रथम अवस्था में जन्म यानी कि जनसंख्या वृद्धि यानी कि जन्म दर ऊंच होता है लेकिन मृत्यु दर भी ऊंच होता है। तो ये कथन क्या गलत है। तो आपको 27 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जनांकीय संक्रमण के प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि क्या ऊंच होता है और मृत्यु दर भी ऊंच होता है, दोनों ऊंच होता है। तो ये एक कथन क्या आपको सी नंबर तो आपको कौन सा आंसर हो जाएगा? यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? जनसंख्या घनत्व का मतलब तो आप समझते हैं किसी क्षेत्र या इलाका के उनके कुल क्षेत्रफल के, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों उनका कुल जो क्षेत्रफल है ना उनके प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर कितना व्यक्ति निवास करता है ना, उन्हीं की संख्या को
प्रदर्शित करता है उसे क्या जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो वही बतलाना है आपको कि विश्व का सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सा देश का है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सा देश का है। ऑप्शन ए में आपको रूस, या ऑप्शन बी में अमेरिका, या ऑप्शन सी में भारत, या ऑप्शन डी में है बांग्लादेश। तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा देश है, बांग्लादेश है। लगभग 1300 यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 1382 न प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर व्यक्ति निवास करता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बांग्लादेश के न कुल क्षेत्रफल के न उनके प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर कितना 1382 व्यक्ति निवास करते हैं। यानी कि उनके हर 1 वर्ग किलोमीटर पर न 1300 कितना 82 व्यक्ति निवास करता है। और यहीं पर आपको पूछ देगा कि मेरे प्यारे बच्चों विश्व का है ना सबसे अधिक, यहाँ पर पूछा, और आपको पूछ देगा कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो आपको क्या हो जाएगा, मंगोलिया। मंगोलिया देश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि उनके कुल क्षेत्रफल के ना प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर 2 व्यक्ति ही निवास करता है। अधिक पूछे तो आपको बांग्लादेश लगाना है, और सबसे कम पूछे तो क्या यानी कि मंगोलिया देश लगाना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों भारत देश का, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर में आपको भारत देश का जनसंख्या घनत्व सन 2024 के अनुसार क्या है। यानी कि भारत देश का जनसंख्या घनत्व वर्तमान समय में क्या है। ऑप्शन ए में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन बी में 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन सी में 485 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन डी में 407 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपको भारत देश का जनसंख्या घनत्व कितना 485 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों भारत के कुल क्षेत्रफल के इनके हर 1 वर्ग किलोमीटर पर ना कितना 485 व्यक्ति क्या निवास करता है। भारत का जनसंख्या घनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व कितना है 485 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो आपको 29 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 485 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि सी नंबर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है। यहाँ पर आपको पूछा गया कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। ऑप्शन ए में ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन बी में मंगोलिया, या ऑप्शन सी में कनाडा, या ऑप्शन डी में ब्राजील। तो विश्व का ना सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, यहाँ पर आपको हो जाएगा मंगोलिया। यानी कि मंगोलिया देश का ना प्रति यानी कि 2 व्यक्ति है ना प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इनके प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर कितना 2 व्यक्ति निवास करता है। और ये विश्व का ना सबसे कम जनसंख्या घनत्व रखने वाला ये देश मंगोलिया है। सबसे कम कौन, मंगोलिया, और सबसे ज्यादा क्या बांग्लादेश। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 485 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और मंगोलिया देश का जनसंख्या घनत्व कितना 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और बांग्लादेश का 1382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों जनांकीय संक्रमण, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को सर्वप्रथम 1929 में किसने प्रस्तुत किया। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है जिसे जनांकीय चक्र भी कहा जाता है, उस सिद्धांत को ना सर्वप्रथम यानी कि सबसे आगे 1929 में ना किसने लोगों को सामने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए में W.S. थॉमसन, या ऑप्शन बी में है F.W. नोटेस्टीन, या ऑप्शन सी में कार्ल रिटर, या ऑप्शन डी में है S.S. पीटर। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को ना सर्वप्रथम 1929 में किसने प्रस्तुत किया था, W.S. थॉमसन ने किया था। तो आपको 31 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, W.S. थॉमसन व्यक्ति ने 1929 में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत या जनांकीय चक्र आपसे पूछे तो इन सिद्धांतों को किसने प्रस्तुत किया था, W.S. थॉमसन ने। तो आपको 31 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या नियंत्रण का निम्नलिखित में से कौन सा उपाय, यानी कि आपको बतलाना है कि जनसंख्या नियंत्रण का नाम निम्नलिखित में से कौन सा उपाय। जनसंख्या नियंत्रण का मतलब होता है कि जो देश में जो अचानक से जनसंख्या जो बढ़ रहा है तो उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, उनका नियंत्रण का उपाय क्या
क्या होता है, तो वही आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण यानी कि मेरे बच्चों जनसंख्या नियंत्रण का निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है। ऑप्शन ए में परिवार नियोजन यानी कि मेरे बच्चों परिवार की क्या प्लानिंग, और ऑप्शन बी में शिक्षा, या ऑप्शन सी में है विवाह की आयु को बढ़ाना, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो जनसंख्या नियंत्रण का निम्नलिखित में से कौन सा उपाय, ऑप्शन ए में परिवार नियोजन यानी कि परिवार की प्लानिंग करना भी जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय, ऑप्शन बी में शिक्षा भी है एक उपाय, और ऑप्शन सी में विवाह की आयु को बढ़ाना भी जनसंख्या नियंत्रण का क्या उपाय है, और ऑप्शन डी में क्या इनमें से सभी। तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आपको आंसर हो जाएगा परिवार नियोजन, ऑप्शन बी शिक्षा, या ऑप्शन बी में शिक्षा और ऑप्शन सी में क्या विवाह की आयु को बढ़ाना, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो जनसंख्या नियंत्रण का उपाय इनमें से सभी है, परिवार नियोजन, शिक्षा और विवाह की आयु बढ़ाना। तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन से है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या वितरण को ना प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक का मतलब आपको समझना है प्राकृतिक कारक कौन सा, नेचुरल कारक यानी कि प्राकृतिक कारक या जियोग्राफी फैक्टर कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है स्थलाकृतिक, या ऑप्शन बी में है मिट्टी, या ऑप्शन सी में जलवायु, या ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो जनसंख्या वितरण को न प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक यानी कि प्राकृतिक कारक कौन कौन से, तो स्थलाकृतिक भी है यानी कि मिट्टी का आकार भी है और मिट्टियाँ भी है, और ऑप्शन सी में जलवायु यानी कि क्लाइमेट भी है, ऑप्शन डी में इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि मेरे प्यारे बच्चों और इसी चैप्टर यानी कि इसी क्वेश्चन के साथ आपका इस चैप्टर का द एंड होता है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल AK आर्ट्स क्लासेज को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसका पीडीएफ, या आप उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हो तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ तो आपको समझना है कि आपका क्या एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं कंप्लीट है। तो यहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट आया होगा जियोग्राफी को, तो उस प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करके यानी कि चैप्टर 2 का आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले फिर देख लेना, फिर आपको इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट दोनों कवर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ इसी वीडियो में यानी कि प्ले लिस्ट के एक्सप्लेनेशन वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।